हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मिक्स टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और गणित ये चारों सब्जेक्ट से दोस्तों 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न को हम सिलेक्ट किए हैं वो प्रश्न आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है कि सारा प्रश्न को पहले आपको खुद से आंसर लगाना है और लास्ट में आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए, ठीक है। और दोस्तों, टेस्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन बना कर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 5 जून को, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 5 अगस्त को, और डी में लिखा हुआ है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, और बी में लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र, और सी में लिखा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र, और डी में लिखा है इनमें से सभी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र को दोस्तों हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और देखिए औद्योगिक क्षेत्र को दोस्तों हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और कृषि क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1995 ईस्वी में, और बी में लिखा है 1994 ईस्वी में, सी में लिखा है 1996 ईस्वी में, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन दोस्तों WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी दोस्तों, कब? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को दोस्तों, 1 जनवरी दोस्तों 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, और बी में लिखा हुआ है गोवा, और सी में लिखा हुआ है दिल्ली, और डी में लिखा हुआ है मुंबई। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो बिहार का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि पूछेगा कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का है, ठीक है। इससे आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। पाँचवा नंबर में पूछा गया आपसे कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है। बताइए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ है झारखंड, और डी में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है? झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि कोयला 4 प्रकार के होता है दोस्तों। कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक एंथ्रेसाइट होता है, एक पीट होता है, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दिल्ली, और बी में लिखा हुआ है मुंबई, सी में लिखा हुआ है पटना, और डी में लिखा है बेंगलुरु। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 7वां नंबर प्रश्न। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप न करें, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, ठीक है। पूछा गया है इसमें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1919, और यहाँ पर बी में लिखा हुआ है 14 अप्रैल 1920, सी में लिखा हुआ है 15 अप्रैल 1919, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है 16 अप्रैल 1920। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1919, बी में लिखा हुआ 1920, सी में लिखा हुआ है 1930, और यहाँ पर डी में लिखा है 1942। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, बताइए दोस्तों। लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 6, बी में लिखा हुआ है 8, यहाँ सी में लिखा हुआ है 9, और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है 11। तब बताइए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गर्भाशय में, बी में लिखा हुआ है वृषण में, और सी में लिखा हुआ है अंडाशय में, और डी में लिखा है इनमें से सभी में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसे चाकू से दोस्तों काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लिथियम, और बी में लिखा है सोडियम, और यहाँ पर सी में लिखा है दोनों, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है केवल कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द दोस्तों इस पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों तो जब भी हम इस पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और सबसे पहले आप ही वीडियो को देख पाइएगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द कर लें। देखिए 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा हमारा कौन आंसर होगा। आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप इसे कि 1 किलोवाट घंटा जो तुल्य होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है NaCl, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है CaO, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है यहाँ पर CaOCl। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि व्यंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Hg यानी कि मरकरी दोस्तों, जिसको हम पारा कहते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है Cl यानी कि क्लोरीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में लिखा है दोस्तों Na यानी कि सोडियम। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो दोस्तों Hg होता है मरकरी, जिसको पारा हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पूछा गया कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ठोस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है गैस, और सी में लिखा हुआ है द्रव, और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा प्रश्न को आप पहले उसको खुद से आंसर लगाइए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप हमारा आंसर को देखिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट देने से ही आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आप आंसर खुद से लगाएं। पूछा गया 16 नंबर प्रश्न में आपसे कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 10 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 50 हर्ट्ज, सी में लिखा है 60 हर्ट्ज, और डी में लिखा है 100 हर्ट्ज। तो दोस्तों बताइए कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है, तो दोस्तों 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अच्छा, और सी में लिखा हुआ है मोहन, और डी में लिखा हुआ है माता पिता। तो दोस्तों निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह जो है दोस्तों ये हमारा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है से कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पृथ्वी में, बी में लिखा हुआ है दूसरी नदी में, सी में लिखा हुआ है समुद्र में, और डी में लिखा हुआ है आकाश में। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है यहाँ पर कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, बी में लिखा हुआ है लक्ष्मण, और सी में लिखा हुआ है रामरतन, और डी में लिखा हुआ है महेश। तो दोस्तों लक्ष्मी के पति का क्या नाम था बताइए। तो दोस्तों लक्ष्मी का पति का जो नाम था लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है राम बहादुर, बी में लिखा हुआ है दिल बहादुर, सी में लिखा हुआ है फूल बहादुर, और डी में लिखा हुआ है गुल बहादुर। तो बताइए दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार है। बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अमरकांत, और सी में लिखा हुआ है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आप इस वीडियो का स्किप ना करें, ठीक है। इसमें पूछा गया ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सीता, और बी में लिखा हुआ है यहाँ से आपका लक्ष्मी, सी में लिखा हुआ है मंगू, और डी में लिखा हुआ है मंगम्मा। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ढहते विश्वास कहानी का जो लेखक है दोस्तों वो 7 कोड़ी होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 23 नंबर। दोस्तों लास्ट में आपको करना क्या है कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न को आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं दोस्तों ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टेस्ट देने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। ईमानदारी से बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, ठीक है। देखिए
23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पर सी में लिखा हुआ है दोनों, और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 24 नंबर, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। देखिए यहाँ आपको बताना है दोस्तों कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो गोला का हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। जो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में लिखा हुआ है जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साथ में आपको ये भी याद रखना है कि गोला का आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो 4/3 पाई r क्यू होता है। ठीक है, गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यू। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन अलग है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कौन होगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 3/5। देखिए पहले समझिएगा कि दोस्तों जब p/q के रूप में लिखा हुआ होता है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 3/5 है दोस्तों, p/q के रूप में है तो हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाया है दोस्तों इस तरह से, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको यानी बराबर करके दोस्तों यहाँ पर 2/1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए अंडर रूट 2/5 लिखा हुआ, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर अंडर रूट दोस्तों इस तरह से चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल की जगह कितना होगा 5 होगा, और 9 का वर्गमूल की जगह कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 3/5 जो 5/3 लिखा हुआ है जो दोस्तों ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, मगर ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है अंडर रूट 2/5 दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में कौन अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों बिल्कुल हमारा अलग है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, बाकी तीनों ऑप्शन में परिमेय संख्या है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि cos π/3 का मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समझिए कि पाई का जो हमारा दोस्तों डिग्री में वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों डिग्री में 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ π/3 लिखा हुआ है, देखिए तो π/3 यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे। अब पाई का दोस्तों डिग्री में वैल्यू कितना होता है तो 180 डिग्री, अब बट्टा में यहाँ पर 3 हम कर लेंगे, और यहाँ से काटिएगा तो कितना 3 6 18, यहाँ पर 6 टाइम में कटेगा, और 6 टाइम में कटेगा दोस्तों, तो यानी कि कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया दोस्तों। यानी कि π/3 बराबर हम यहाँ निकालें तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से अब इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉस लिख लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम 60 डिग्री लिख लेंगे, π/3 की जगह पर हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिए हैं। अब बताइए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारा इससे और अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ का देखना चाहते हैं, साइंस का देखना चाहते हैं, सोशल साइंस का देखना चाहते हैं, हिंदी का देखना चाहते हैं, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख लीजिए। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। ठीक है, देखिए 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंडर रूट 5 एक संख्या है, तब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है परिमेय, और बी में लिखा हुआ है अपरिमेय, और सी में लिखा हुआ है पूर्णांक, और यहाँ डी में लिखा हुआ है प्रकृत। तो दोस्तों अंडर रूट 5 एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अंडर रूट 5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, इसमें पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर है, तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा दोस्तों इंटू में यहाँ से होता है कि कौशिक थीटा। ठीक है, अब बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हम साइन थीटा बराबर जो निकालते हैं, और देखिए यहाँ कौशिक थीटा दोस्तों क्या में गुना में था, तो बराबर के उस साइड में अगर जो जाएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में, तो भागा में यहाँ पर हम कौशिक थीटा लिख लेंगे। यानी कि दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/कौशिक थीटा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 29 नंबर,
इसमें आपसे पूछा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। देखिए पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमारा वृत्त है। पहले आप इसका आंसर बताइए दोस्तों कि कौन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, चारों ऑप्शन में। देखिए आप पूछा गया क्वेश्चन में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए पहले मान लीजिएगा कि बाह्य बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बिंदु है। अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा हम इस तरह से इधर खींच लेंगे कि हमारा स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन में यही कि बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु हम यहाँ पर मान लिए पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो दोस्तों ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है आपस में दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में सी में लिखा हुआ है समान, यानी कि समान मतलब दोस्तों बराबर ही होता है। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि AP इतना आपको देख दिया है सीरीज ... का सार्व अंतर होगा। तो देखिए दोस्तों सार्व अंतर यानी कि दोस्तों सार्व अंतर को इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम D से सूचित करते हैं। और D बराबर जो हमारा फार्मूला होता है इसको आप याद कर लीजिएगा कि T2 माइनस में दोस्तों T1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमको कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ से निकालना है, नहीं कि दोस्तों सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर वाला फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। और देखिए हमारा यहाँ जो 4 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा T1 है, और यहाँ जो 10 लिखा हुआ है हमारा T2 है। और इसी तरह से दोस्तों T3 T4 आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब आपको यहाँ से D निकालना है। तो T2 अब कितना है, यहाँ पर T2 आपका 10 है और T1 कितना है 4 है। तो यहाँ से आप घटा लीजिएगा, D बराबर निकालना है दोस्तों कि 10 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि दोस्तों कॉमन डिफरेंस बराबर हमको निकल के यहाँ से कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। D मतलब दोस्तों होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम D से सूचित करते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ करना क्या है कि बताइए कि आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। दोस्तों आप ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइए, ठीक है। आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।